हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे जो आपकी परीक्षा होने वाली है यूपी टेट की जुलाई में, उसके लिए तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत, थॉर्नडाइक का, कोहलर का, पावलोव का। ठीक है, तीनों के सिद्धांत देखेंगे और इनसे रिलेटेड 15-15 क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपके PYQ भी कंप्लीट हो जाएंगे और थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों के सिद्धांत को हम एक एक करके देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, अगर आप मेरी बात माने तो एक और मेरी वीडियो इससे पहले वाली देखिए, उसमें भी मैंने 3 मनोवैज्ञानिक कराए हैं, तो वहाँ से 2 या 3 कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस जीव पर प्रयोग करके किया था? तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। ठीक है ना, भूखी बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखो, जो थॉर्नडाइक ने नियम दिया था वो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो देखो इसमें कहाँ लिखा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए देखिए, देखो इसमें दिया है कि संबंधवाद है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था और इसी को हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा कहते हैं। ठीक है, चलिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे और गौण 5 नियम दिए थे। ठीक है, तो कितने मुख्य नियम हो गए? 3। हम तीनों नियमों को देख लेते हैं तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, तीनों नियम है, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। इसके अलावा इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, यह लोकोक्ति थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? जो करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते हैं भूलते हैं, अभ्यास करते हैं फिर भूलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? अभ्यास का नियम है। ठीक है ना, ये क्या है? अभ्यास का नियम। चलिए नेक्स्ट। देखो, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं? देखो, संतोष और असंतोष पूछा है तो ये प्रभाव का नियम है। प्रभाव का नियम कैसे है? जैसे हमने कोई काम किया, पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो हमें संतोष मिला। ठीक है, हमने कोई काम किया, नेगेटिव रिजल्ट मिला तो हमें असंतोष मिला। जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, संतोष मिलता है, तो उसमें हम ज़्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, असंतोष मिलता है, उसमें हम धीमे सीखते हैं, कम सीखते हैं। ठीक है ना, ये बातें मेरी याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जब एक बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, देखो बिल्कुल प्रिपेयर है, तैयार है, तो वह उसे बहुत जल्दी सीख लेता है। सही बात है। यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? तैयार है यानी तत्परता का नियम है। 3 नियम थे, मुख्य 3 नियम थे, उसमें से तत्परता का नियम है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक भी है, अनुक्रिया भी है और अभिप्रेरक भी है, लेकिन अंतर्दृष्टि नहीं है। अंतर्दृष्टि तो कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, उसमें शामिल है। ठीक है, तो यही ऑप्शन नहीं पूछा था। देखो, तो नहीं का नहीं वाला हमने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गणित के सूत्रों को याद करने या साइकिल चलाने की प्रक्रिया को सीखने में थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सबसे अधिक उपयोग? देखो, गणित के सूत्र याद करने तो हम सीखेंगे, भूलेंगे, फिर सीखेंगे, फिर भूलेंगे, यानी अभ्यास करेंगे इसका। ठीक है, तो बार बार जब हम अभ्यास करेंगे तो हम गणित के सूत्र याद कर लेंगे। ये किस नियम के अंतर्गत आएंगे? अभ्यास के नियम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो मैंने अभी बताई थी कि गौण नियम है वो टोटल 5 है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। 5 गौण नियम है, इनको आप बस एक नज़र में देख लीजिए, इनके नाम से ही सारी बातें क्लियर क्लियर हो जाएंगी। देखो, बहु अनुक्रिया के सिद्धांत है ना, दूसरा मानसिक स्थिति मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, सादृश्यता मतलब बराबरी का, ठीक है, नियम है, और सहचर्यात्मक यानी रूपांतरण का नियम। ये पांचों नियमों को आप एक नज़र में देख लीजिए बस। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, देखो मैं आपको ऑप्शन के हिसाब से करना सिखा दूंगा। ठीक है, चलो देखो बताता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन आ गया
किसी नई समस्या के सामने आने पर व्यक्ति उसे हल करने के लिए कई तरीके ढूंढ रहा है। देखो, बहुत सारे तरीकों से उसे हल कर रहा है। तो यह थॉर्नडाइक के किस गौण नियम के अंतर्गत आएंगे? देखो ऑप्शन मिलाओ। बहुअनुक्रिया सिद्धांत, आंशिक क्रिया तो नहीं कर रहा है, आत्मीकरण भी नहीं है, मनोवृत्ति भी नहीं, बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं, तो यानी बहुअनुक्रिया किया उसने, तो ये वाला नियम हो जाएगा। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखें अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक, चलिए देखो और भी बताता हूँ मैं आपको। थॉर्नडाइक के किस नियम ने आधुनिक शिक्षा में पुरस्कार और दंड, देखो पुरस्कार और दंड की अवधारणा का जन्म दिया? पुरस्कार मिलेगा, बच्चे जल्दी सीखेंगे और उत्साहित होंगे। ठीक है, अच्छा दंड से भी सीखते हैं लेकिन नेगेटिव है, दंड क्या है? नेगेटिव। ये सभी प्रभाव के नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रभाव के नियम के अंतर्गत आते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि प्रभाव का नियम, संतोष का नियम ही शिक्षा में पुनर्बलन मतलब आगे बढ़ाना, पुरस्कार, प्रशंसा जैसे तत्वों के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि इससे बच्चों को कार्य करने के बाद संतोष मिलता है। जब बच्चे ने काम किया, अच्छा काम किया, आपने पुरस्कार दिया तो उसको संतोष मिलता है। ठीक है, इसके बच्चा आगे भविष्य में जल्दी सीखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी नई परिस्थिति में समान व्यवहार करना। देखो समान लिखा है यानी सादृश्यता, मैंने अभी बताया था सादृश्यता का मतलब क्या है? समान। थॉर्नडाइक के किस नियम के को दर्शाता है? तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो? सादृश्यता अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो ऑप्शन हमारे बिल्कुल सटीक जा रहे नहीं जा रहे। अगर हम एक बार नए से अच्छे से देख लेंगे तो पांचों नियमों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे क्वेश्चंस ऐसे ही सही हो जाएंगे। थॉर्नडाइक को मनोविज्ञान के इतिहास में किस मुख्य योगदान के लिए जाना जाता है? तो मैं आपको बताऊं, थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत। देखो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम के साथ साथ बुद्धि पर भी काम किया था, उन्होंने बुद्धि का भी एक सिद्धांत दिया था, उसे कहते हैं बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मंदबुद्धि बालकों या छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान, बर्तनी सिखाने के लिए थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? जो बच्चों को जब आप बर्तनी सिखाएंगे तो भूलेंगे, फिर आप प्रयास कीजिए, फिर वो भूलेंगे, फिर प्रयास कीजिए, तो ये सिद्धांत हो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखो, ये हमने थॉर्नडाइक से संबंधित 15 क्वेश्चंस किए। ये 15 क्वेश्चन PYQ पहले पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन थे, उनसे संबंधित हमने थ्योरी भी पढ़ ली है ना, नियम भी पढ़ लिए, गौण नियम भी पढ़ लिए और मुख्य नियम भी पढ़ लिए, तो थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, मैं आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि आपका कल परसों ही पेपर है। ठीक है, कुछ ही दिन तो रह गए हैं। अब हम कोलर से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कोलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस जीव पर प्रयोग करके किया था? तो कोलर ने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी था, यानी इसको बोलते बनमानुस, बनमानुस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जो कोलर का जो सीखने का सिद्धांत है वो सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। ये मुख्य रूप से गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोहलर निम्न में से किस संप्रदाय या स्कूल से जुड़े हुए थे? तो मैंने अभी बताया था कोहलर हैं वो गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी से संबंधित 3 मनोवैज्ञानिक आप अच्छे से याद रखें। कौन सा? पहला है कोहलर, दूसरा मैक्स बर्दिमर और तीसरा कोप्फा। ठीक है, कभी भी इनको पूछा जा सकता है, काफ़ी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे गए कि निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवादी नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये 3 नियम आप 3 नाम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार किसी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? देखो गेस्टाल्ट का जर्मनी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण या फिर समग्र, पूर्ण या फिर समग्र इसका अर्थ होता है। तो यानी किसी समस्या को हल करना है तो उस समस्या का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होना आवश्यक है, तभी उसका समाधान निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। कोलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ मनुष्य में कैसे पैदा होती है? तो अंतर्दृष्टि है या फिर सूझ है वो कोलर के अनुसार मनुष्य में अचानक से पैदा होती है।
ठीक है, कोई हमें समस्या मिली, कोई परिस्थिति मिली, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको अचानक से हम हमारे विवेक से, सूझ से उसका अचानक से सॉल्यूशन आ गया हमारे दिमाग में, तो वही हमारी सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसी पर आधारित कोहलर ने सिद्धांत दिया था, अचानक से होता है। चलिए नेक्स्ट। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने किस द्वीप पर अपने महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे? तो उस द्वीप का नाम है टेनरीफ द्वीप। क्या है? टेनरीफ द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों में कठिन समस्याओं के समाधान, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए कौन से सिद्धांत सबसे उपयुक्त? देखो, कठिन समस्या है, कठिन समस्या कैसे? अपने विवेक से, अपनी सूझ से, अपनी अंतर्दृष्टि से समाधान निकलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा नियम होगा? कोहलर का सूझ का सिद्धांत होगा। आपको बताऊं, कोहलर का सूझ का सिद्धांत है, ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। जो अभी हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक का प्रयत्न भूल का सिद्धांत, वो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट। पूर्ण से अंश की ओर, यानी ये शिक्षण सूत्र मनोविज्ञान के किस सिद्धांत की देन है? पूर्ण से अंश की ओर, तो गेस्टाल्ट का अर्थ ही मैंने बताया था, पूर्णाकार या फिर समग्रता, तो यानी गेस्टाल्ट वादियों का ये सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का घोर विरोध किसने किया था? जो थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था, देखो उन्होंने बताया था बच्चे त्रुटि करते हैं फिर प्रयास कीजिए, फिर त्रुटि करें फिर प्रयास, इससे सीख जाते हैं। लेकिन जो कोहलर थे यानी गेस्टाल्टवादी थे, उन्होंने कहा नहीं, बच्चे सूझ से सीखते हैं, अंतर्दृष्टि से सीखते हैं। कोई समस्या दी जाए उसका वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो अचानक से जो सूझ उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि से सूझ उत्पन्न होती है, उससे बच्चे सीखते हैं। तो कोहलर और गेस्टाल्टवादियों ने इनका घोर विरोध किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोहलर की पुस्तक द मेंटिलिटी ऑफ एप्स किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो द मेंटिलिटी ऑफ एप्स है, ये 1925 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1925 में प्रकाशित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? जो सीखने के अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, वो देखो, ऑप्शन देखो, बुद्धि, अनुभव, परिस्थिति की संरचना, और दूसरा ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता और शारीरिक वजन। केवल देखो ये गलत है, रटने की क्षमता बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, जो कोहलर के सिद्धांत है उसमें बुद्धि, अनुभव, परिस्थिति का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब कोई बालक किसी कविता का केंद्रीय भाव अचानक समझ जाता है, तो यह अधिगम किसके सिद्धांत का उदाहरण है? देखो, अचानक से समझ जाना, अचानक किसकी परिभाषा में आया था? सूझ या फिर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आया था। यानी कोहलर का जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, उसमें बच्चा बच्चा परिस्थिति को देखकर उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, तो उसके दिमाग में अचानक से सूझ आ जाती है ना, उसी से बच्चा सीखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। गेस्टाल्ट शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो ये मैंने आपको बताया था, ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है समग्रता या फिर पूर्णाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोलर के प्रयोग में जब सुल्तान ने दो छड़ियों को आपस में जोड़कर पिंजरे के बाहर रखे केले को खींच लिया, तो उसके किस मानसिक क्षमता को दर्शाता है? ऑप्शन है अंधानुकरण को, यांत्रिक अभ्यास को, प्रत्यक्षीकरण और सूझ को। देखो, जब उसने यहाँ पर अचानक से सूझ आ गई, उसको बुद्धि आ गई, उसने दोनों छड़ियों को जोड़ा, केले को खींच लिया, तो प्रत्यक्षीकरण और सूझ का उसने प्रयोग किया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद सिद्धांतों के प्रतिपादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? दो नहीं पूछा है, तो मैंने आपको तीन नाम बता चुका हूं इससे पहले। मैक्स बर्दीमर, है ना, कुर्ट कोफा और कोहलर, ये तीनों गेस्टाल्टवादी, लेकिन जो बीएफ स्किनर है जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो नहीं के लिए नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो, हमने कोहलर से संबंधित 15 क्वेश्चंस कर लिए, और यहाँ से जो PYQ क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम देखें पावलोव की। देखो, पहला क्वेश्चन, इवान पावलोव ने अपने प्रसिद्ध अनुबंधन का सिद्धांत किस जीव पर किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, देखो हमने देखा थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
पावलाव के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जो पावलाव का जो सीखने का सिद्धांत है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, कंडीशनिंग थ्योरी है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट। इवान पावलोव मूल रूप से कहाँ के निवासी थे और उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो पावलोव हैं, वो रूस के निवासी थे, वो एक शरीर विज्ञानी थे, उन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पावलोव के प्रयोग में भोजन को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है ना, प्राकृतिक उद्दीपक है। तो प्राकृतिक उद्दीपक को, स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। ठीक है ना, यूसीएस अंग्रेजी में बोला जाता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। देखो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। भोजन एक प्राकृतिक स्वाभाविक उद्दीपक है जिसके सामने आने पर किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसे अंग्रेजी में अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। भोजन जैसे ही सामने आता है तो लार अपने आप आ जाती है, किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज़ सुनने पर कुत्ते के मुंह में लार आना, है ना, कौन सी अनुक्रिया? देखो घंटी बजाई गई, अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया है, अप्राकृतिक उद्दीपक दिया गया है, इसको कहते हैं सीखा हुआ उद्दीपक। यानी उसने पहले घंटी बजाई भोजन दिया, फिर घंटी बजाई भोजन दिया, फिर घंटी बजाई भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर भी लार आएगी। तो ये क्या है? सीखा हुआ उद्दीपक है कि घंटी बजती है तो भोजन मिलता है। इसको कहते हैं अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। यदि घंटी बजने के बाद बार बार भोजन ना दिया जाए तो धीरे धीरे कुत्ते का जो लार टपकना बंद हो जाता है, यानी उसका जो अनुबंधन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे विलोपन या फिर विलोप कहते हैं। विलोपन या फिर विलोप कहते हैं। देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ। जब अनुबंधित उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया जाता है तो अनुबंधन है वो कमजोर हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे अनुक्रिया भी समाप्त हो जाती है, जिसे विलोपन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा जो डॉक्टर के सफ़ेद कोट को देखकर डर जाता है क्योंकि उसे पहले सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर ने सुई लगाई थी, यह पावलोव के किस नियम को दर्शाता है? देखो ये कह रहा है कि पहले जो डॉक्टर ने सुई लगाई थी सफ़ेद कोट पहनकर, वो व्यक्ति हो या ना हो, अंतर नहीं कर पा रहा है। अंतर नहीं कर पा रहा है तो उद्दीपक सामान्यीकरण होगा। ठीक है, अगर अंतर कर लेगा तो उद्दीपक विभेदन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पावलोव के अनुसार अनुबंधन स्थापित होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? ऑप्शन देखो इसके, देखो भोजन और घंटी के बीच उचित समांतराल होना, केवल भोजन होना गलत है, कुत्ते का बहुत अधिक होना, देखो ये भी गलत है, कमरे में बहुत तेज रोशनी होना, ये भी गलत। यानी भोजन और घंटी के बीच में उचित समांतराल होना जरूरी है। 5 सेकंड घंटी बजी तो उसके बाद 5 सेकंड के भीतर ही क्या कहते हैं, भोजन मिलना जरूरी है। ठीक है, तभी हमें रिस्पॉन्स सही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। देखो विद्यालय की घंटी बजने पर बच्चों द्वारा अपना बस्ता बंद कर लेना पावलोव के सिद्धांत के अनुसार किसका उदाहरण है? देखो घंटी बजी है, अब ये तो अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन बच्चों को पता है कि घंटी बजती है तो छुट्टी होती है, तो ये अनुबंधित अनुक्रिया है। क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया है, जो कि बच्चों ने बस्ता बंद कर लिया। चलिए नेक्स्ट। छोटे बच्चों में सुलेख और अक्षरों की बनावट सिखाने तथा अच्छी आदतें निर्माण करने के लिए किस सिद्धांत को उपयोगी माना गया है? तो अच्छी आदतों के लिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पावलोव के अनुसार प्रयोग में प्रतिक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या है? जो सबसे पहले हमें अस्वाभाविक अस्वाभाविक क्रिया दी जाती है, यानी हमें अस्वाभाविक स्टिमुलस दिया जाता है, इसको कहेंगे कंडीशनल स्टिमुलस, यानी घंटी। सबसे पहले घंटी बजाएंगे, उसके बाद भोजन देंगे, भोजन को कहेंगे स्वाभाविक स्टिमुलस यानी यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस। उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है हमें। रिजल्ट क्या होता है? अपना कंडीशनल रिस्पॉन्स, है ना, अनुबंधित प्रतिक्रिया। ठीक, तो यानी ये अपना सही होगा, CS US UCS और CR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले अनुबंधित उद्दीपक यानी CS घंटी दी जाती है ना, इसको कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। फिर तुरंत उसको स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है, इसको कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी भोजन दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त होती है, इसे कहते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स प्राप्त होता है, यानी लार आ जाती है कुत्ते के मुंह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब कुत्ता केवल भोजन देने वाली असली घंटी की आवाज़ पर लार टपकाता है लेकिन
किसी इससे मिलती जुलती आवाज़ पर लार नहीं टपकाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे मैंने अभी बताया था कि अगर अंतर कर ले उद्दीपक में तो उसे कहें उद्दीपक विभेदन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गणित के सूत्रों को रटने या वर्णमाला के अक्षरों के साथ चित्रों का मिलान करके सीखना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो चित्रों का मिलान करना, है ना, और उसको रटने या वर्णमाला के अक्षरों के साथ सीखना, उसको क्या कहें? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के प्रति कुत्ते की लार का आना कैसी अनुक्रिया है? देखो, भोजन के प्रति पूछा है, यानी भोजन तो अपना प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक उद्दीपक है, तो इसके जो लार आएगी वो भी स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। क्या होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, यूसीआर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बच्चों के मन से अंधेरे का डर, परीक्षा का भय दूर करना, किसी शिक्षक को किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो, परीक्षा का डर दूर करना, अंधेरे का डर दूर करना, ये सभी पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत होता है। ठीक है ना। तो देखो, इस लेक्चर में हमने देख लिया 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 45 क्वेश्चन देख लिए, तीनों मनोवैज्ञानिक के 15-15 क्वेश्चन देख लिए। इससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई और PYQ भी कंप्लीट होगा। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करके, जब आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने 3 मनोवैज्ञानिक कराए थे, वहाँ से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।